नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं आप सबके बीच डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। और सेशन की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से निवेदन कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो हाल ही में वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? हिंडनबर्ग, एडीआर, विश्व बैंक, नाइट फ्रैंक। तो यहाँ पर नाइट फ्रैंक ने ये जारी की है। व्याख्या को देखें तो विश्व रियल इस्टेट परामर्श कंपनी नाइट फ्रैंक है और इसने $1 करोड़ से अधिक की संपत्ति वाले उच्च नेटवर्थ भारतीयों की संख्या पिछले साल 6% बढ़कर 85,698 हो गई है। नाइट फ्रैंक ने बुधवार को अपनी द वेल्थ रिपोर्ट 2025 जारी की। तो अब ये वेल्थ क्या है? वेल्थ का मतलब संपदा। तो संपदा के मामले में कि उच्च जो नेटवर्थ है जिसकी, उसकी संख्या बढ़कर के 85,698 हो गई है। इसमें अनुमान लगाया गया है कि भारत में उच्च नेटवर्थ वाले की संख्या बढ़कर 2024 में 25,698 होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल यह 80,686 थी। परामर्श कंपनी ने कहा कि 2028 तक यह संख्या बढ़कर 93,753 तक पहुंचने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में वैश्विक स्तर पर 3.7% HNI रखते हैं और वर्तमान में यह अमेरिका, चीन और जापान के बाद जो है चौथे स्थान पर बना हुआ है भारत। उच्च नेटवर्थ वालों लोगों की जो है बढ़ती संख्या देश की मजबूत दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश अवसरों और विकसित हो रहे लग्जरी बाजार को दर्शाती है। यह भारत को वैश्विक धन सृजन में एक प्रमुख केंद्र के देश के रूप में स्थापित करती है। भारत में अरबपतियों की आबादी में भी 2024 में वृद्धि हुई है और परामर्श कंपनी ने कहा है कि भारत में अब 191 अरबपति हैं। इनमें से 26 पिछले साल ही इस श्रेणी में शामिल हुए हैं, जबकि 2019 में यह संख्या सिर्फ 7 थी। तो 2019 में यह संख्या सिर्फ 7 थी। अब जो है पिछले 5 सालों में कितनी हो गई है? 6 सालों में 191 पर पहुंच गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने पहली एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और इस मिसाइल का पहला परीक्षण मई 2022 में किया गया था। पूछ क्या रहा है? कौन से कथन सही हैं? दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। व्याख्या को देखें तो भारतीय नौसेना ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के सहयोग से 25 फरवरी 2025 को स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। मिसाइल को 25 फरवरी 2025 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत प्रशिक्षण रेंज से भारतीय नौसेना के सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर से दागा गया था। NASMSR देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित वायु प्रक्षेपित एंटी शिप मिसाइल प्रणाली है जो समुद्र के लहरों से ऊपर उठते हुए अपने लक्ष्य पर वार करने में सक्षम है। इस मिसाइल का पहला परीक्षण जो है मई 2022 में किया गया था। चलिए डीआरडीओ के मुताबिक जो है परीक्षण में मिसाइल का मैक इन लूप फीचर सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया है। मिसाइल की मैन इन लूप विशेषताएं हैं जो NASMSR की अनूठी विशेषता इसका मैन लूप है। मिसाइल में दोनों फायर एंड टारगेट और मैन इन लूप की विशेषताएं शामिल है। फायर एंड टारगेट का मतलब एक बार लक्ष्य निर्धारित करने के बाद जो है पायलट को उसे निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं होती है और वो स्वतः ही जाकर के टारगेट पर अपना हमला करता है। हीट सीकर से लैब यह मिसाइल जो है लड़ाकू विमान या हमलावर हेलीकॉप्टर के पायलट के किसी भी मार्गदर्शन के बिना लक्ष्य हमला कर सकता है। मैन टू लूप का मतलब, यहाँ पर लूप होगा, लूप का मतलब है कि मिसाइल हेलीकॉप्टर के पायलट के साथ दो तरफा डेटा लिंक साझा करता है। NASMSR मिसाइल NASM परिवार की मिसाइलों का एक हेलीकॉप्टर प्रक्षेपित संस्करण है। इसके गति की बात कर लें तो 0.8 मैक की औसत क्रूज गति वाला एक सबसोनिक
मिसाइल है। तो कौन सा मिसाइल है? सबसोनिक है। यह 2 चरड़ी ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर द्वारा संचालित होता है। डीआरडीओ ने अपना अनुसंधान केंद्र इमारत अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला और टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला के योगदान से इस मिसाइल को विकसित किया है। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो हाल ही में वर्ष 2025 में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में शीर्ष स्थान टोक्यो इंटरनेशनल जापान को मिला है। और नई दिल्ली स्थित जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नामक दिल्ली हवाई अड्डा फरवरी 2025 तक वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से 8वें स्थान पर है। पूछ क्या रहा है? गलत का ऑप्शन का चयन करना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो हमारा गलत है और दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो गलत बताना है, राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो फरवरी 2025 में ल्यूटन यूनाइटेड किंगडम स्थित, तो ल्यूटन कहाँ पर है? ये यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक कंसल्टेंसी फर्म है और इसकी ऑफिशियल एयरलाइन गाइड ने 2025 में दुनिया में सबसे व्यस्त हवाई अड्डे, अब ये देखिए हवाई अड्डे जो है ये हो गया, हवाई अड्डे के बारे में अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नामक दिल्ली हवाई अड्डा फरवरी 2025 तक वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 हवाई अड्डों में से 8वें स्थान पर है। ये 8वें स्थान पर नहीं है मित्रों, ये 10वें स्थान पर, फरवरी की बात हो रही है, अभी वर्तमान में 10वें स्थान पर पहुंच गया है, तो ये 10वां है। ठीक है। चलिए DEL ने फरवरी 2025 में 2024 के इसी महीने की तुलना में सबसे अधिक क्षमता वृद्धि दर्ज की है, जिसमें सीटों की संख्या 3.4% से बढ़कर 3.6 बिलियन हो गई है। इसके अलावा DEL ने अपनी रैंकिंग में एक स्थान जनवरी 2025 में 9वें स्थान पर था और 2 स्थान फरवरी 2025 में 10वें स्थान का सुधार किया है। चलिए, जबकि दुबई की संयुक्त अरब अमीरात UAE स्थित दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 4.8 बिलियन सीटों के साथ दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना हुआ है, जो फरवरी 2024 की तुलना में क्षमता में 1% की वृद्धि को दर्शाता है। दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में की रैंकिंग की गणना जो है ठीक है, गणना घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानों सहित कुल एयर, चलिए काट के लिख देता हूँ, एयरलाइन क्षमता का उपयोग करके की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ ने अनुमान लगाया है कि 2025 तक यात्रियों की संख्या 5.2 मिलियन तक पहुंच जाएगी, जो 2024 की तुलना में 6.7% की वृद्धि को दर्शाता है। यात्री को संभालने के मामले में अन्य रिपोर्ट के स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर मौजूदा हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 10.46 करोड़ से अधिक यात्रियों ने यात्राएं की हैं। इसके बाद दुबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने 8.69 करोड़ से अधिक की यात्राओं को संभाला है। एशियाई सूची में विश्व के शीर्ष 10 हवाई अड्डों का स्थान है। किसी हवाई अड्डों के लिए यात्री संख्या में हवाई जहाज में चढ़ने वाले और हवाई जहाज से उतरने वाले यात्री शामिल होते हैं। जो लोग पारगमन करते हैं उन्हें एक बार गिना जाता है। इस सूची में यात्रियों को संभालने के मामले में विश्व में शीर्ष 10 देश निम्न हैं, जैसे हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लंदन हीथ्रो हवाई अड्डा और टोक्यो जापान वाला हवाई अड्डा है, डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इस्तांबुल हवाई अड्डा, लॉस एंजल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शिकागो का ओसहारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई
हवाई अड्डा, और लास्ट में IGI यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नई दिल्ली में है। शीर्ष 10 रैंकिंग में सबसे बड़ी छलांग टोक्यो हनेडा ने दर्ज किया है। शीर्ष 10 व्यस्तम हवाई अड्डों में से 5 अकेले अमेरिका के हैं। शीर्ष 10 रैंकिंग में सबसे बड़ी छलांग टोक्यो हनेडा ने दर्ज की है। टोक्यो हनेडा जो 2022 में 16वें स्थान से छलांग लगाकर 2023 में 5वें स्थान पर पहुंच गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक जो है किसने लॉन्च किया है? तो SBI, वित्त मंत्रालय, RBI, नीति आयोग। तो यहाँ पर RBI जो है ये रिपोर्ट जो है जारी किया है, सूचकांक जारी किया है, इंडेक्स। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता सूचकांक यह मूल्यांकन करता है कि सरकारी धन का उपयोग कितनी कुशलता से किया जाता है तथा यह व्यय संरचना और आर्थिक विकास पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करता है। वहीं QPI सूचकांक के बारे में बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक का QPI सूचकांक यह मापता है कि सरकारी धन का उपयोग कितने प्रभावी ढंग से किया गया है। यह दीर्घकालिक विकास के लिए राजकोषीय अनुशासन, पूंजी निवेश और सार्वजनिक संसाधनों के कुशल आवंटन पर केंद्रित है। QPI सूचकांक के प्रमुख संकेतक की बात करें तो पूंजी व्यय से सकल घरेलू उत्पाद अनुपात यानी बुनियादी ढांचे पर सरकारी व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में मापता है। उच्च अनुपात का मतलब है बेहतर गुणवत्ता वाला व्यय हो रहा है। तो वहीं राजस्व व्यय से पूंजीगत परिव्यय अनुपात की बात करें तो निम्न अनुपात को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वेतन और सब्सिडी पर अत्यधिक व्यय से विकास के लिए धनराशि कम हो जाती है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद में विकास व्यय का अनुपात देखा जाता है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे, मानव पूंजी और उत्पादकता में सुधार पर खर्च को ट्रैक करता है। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में विकास व्यय यानी उच्च से हिस्सा बेहतर संसाधन आवंटन को दर्शाता है। कुल व्यय अनुपात में ब्याज अनुपात को भी देखा जाता है संकेतक के रूप में। तो कम अनुपात बराबर क्या माना जाता है कि बेहतर ऋण प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता बनी हुई है। RBI के QP वैज्ञानिक विश्लेषण से मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार निकाला जाता है कि 1991 से 2003 यानी उदारीकरण के बाद जो है राजकोषीय घाटे को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने से सार्वजनिक निवेश में गिरावट आई है। 2003 से 2008 के बीच जो है FRBM एक्ट लाया गया था 2003 ने राजकोषीय अनुशासन में सुधार किया है, पूंजीगत व्यय और राज्य राजस्व में वृद्धि की है। और 2008 से 2013 की बात करें तो वैश्विक वित्तीय संकट बना हुआ था। 2008 का रिसेशन आप लोगों को याद होगा, नहीं भी याद हुआ होगा तो आप लोग जानिए कि 2008 में वैश्विक मंदी आई थी। तो GFC के कारण सरकारी व्यय बढ़ा है जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ा, लेकिन सुधार को समर्थन मिला है। 2013 से 17 की बात करें तो 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाई है जिससे विकास व्यय को बढ़ावा मिला है। 2017 से 2020 तक की बात करें तो GST कार्यान्वयन हुआ और चुनौतियों ने केंद्र के राजस्व को प्रभावित किया है, लेकिन राज्यों को उच्च कर हिस्सेदारी से लाभ हुआ है। 2020 यानी वर्तमान रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय ने बुनियादी ढांचे और आर्थिक सुधार को बढ़ावा दिया है। सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? तो चेन्नई, अमरावती, विशाखापट्टनम और पुडुचेरी। तो ये चेन्नई में किया गया, ये जो है चेन्नई में किया गया। चलिए बात करें इसके व्याख्या को देखें तो IIT मद्रास
21 से 25 फरवरी 2025 तक एशिया की पहली ग्लोबल हाइपरलूप प्रतियोगिता। तो एशिया की पहली है और है क्या, ग्लोबल हाइपरलूप प्रतियोगिता थी, जिसकी मेजबानी कर रहा है, कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। और भारत में कहाँ पर हो रहा है, मद्रास में हो रहा है, आईआईटी मद्रास में। इस प्रतियोगिता में 10 हाइपरलूप टीमें और 200 छात्र भाग ले रहे हैं। वैश्विक गतिशीलता अनुसंधान और हाइपरलूप क्षेत्रों से, अब ये ले नहीं रहे हैं, लिए थे। तो हाइपरलूप क्षेत्रों में से 150 उद्योग प्रतिनिधि इसमें शामिल किए गए और यह प्रतियोगिता आईआईटी मद्रास के सैटेलाइट कैंपस डिस्कवरी में हो रही थी, जो मुख्य परिसर से 36 किलोमीटर दूर थायूर में स्थित है। जीएससी 2025 भारत को हाइपरलूप नवाचार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। यह सहयोग, अनुशासन और हाइपरलूप तकनीक से वास्तविक वर्ड अनुप्रयोग को बढ़ावा देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात बढ़े। तो हाल ही में द्विवार्षिक रूप से जो प्रकाशित होती है हिंदी पत्रिका, उसका नाम क्या है, सशक्त भारत। के पहले संस्करण का विमोचन किसने किया है, तो पहला संस्करण है और ये द्विवार्षिक रूप में प्रकाशित होगी। इसका विमोचन जो है अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय के मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह जी ने किया है। तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने 27 फरवरी 2025 को साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के प्रथम संस्करण का विमोचन किया। इस पत्रिका में सशस्त्र बलों के कर्मियों की वीरता, देशभक्ति और बलिदान पर कविताएं और मंत्रालय के कर्मियों द्वारा लिखे गए सरकार की नीतियों पर लेख शामिल हैं, चाहे वे किसी भी पद के हों, जो समावेशिता और विविधता में एकता को प्रदर्शित करते हैं। रक्षा मंत्री ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग के रक्षा मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने हिंदी को अपनाने और इसके प्रयोग को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि हिंदी भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को जोड़ने वाला सूत्र है। सशक्त भारत पत्रिका का उद्देश्य क्या है, तो रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों की रचनात्मक प्रतिभा को उजागर करना, उन्हें अपने दैनिक कार्यकलाप हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करना। साथ ही साथ पत्रिका का ई संस्करण रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट यानी ministryofdefense.gov.in पर उपलब्ध होगा। सशक्त भारत हिंदी पत्रिका की बात करें तो इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह और सचिव रक्षा उत्पादन श्री संजीव कुमार, सचिव पूर्व सैनिक कल्याण डॉक्टर नितेश चंद्रा और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव तथा डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। चलिए अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत पर अमेरिका द्वारा जो है रेसिप्रोकल टैरिफ कब से लगाया जाएगा। तो रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है कि जितना परसेंट एक कंट्री किसी देश पर जो है टैरिफ लगा रहा है, तो उतना ही परसेंट बी कंट्री भी सीमा शुल्क लगा रहा है। तो दोनों जो है अपने अपने सीमा क्षेत्र के भीतर जो है टैरिफ लगा रहे हैं। तो समान जब लगाएंगे तो उसी को बोलते हैं, समान दर से अगर टैरिफ लगाते हैं तो उसी को रेसिप्रोकल टैरिफ बोलते हैं। और अभी देख रहे होंगे कि इस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प जी जो है जब 20 जनवरी को शपथ ग्रहण किए, उसके बाद लगातार अपने फैसलों के कारण जो है चर्चा में बने हुए हैं और अमेरिका को फिर से महान बनाने के उद्देश्य से वो अपनी नीतियां जो है ला रहे हैं। इसी संदर्भ में जब मोदी जी वहां पर गए थे अमेरिका में, तो वहां उन दोनों लोगों के बीच में वार्ताएं हुई और बाद में ट्रम्प जी ने कहा कि हम जो है भारत पर उतना ही सीमा शुल्क लगाएंगे जितना भारत हमारे उत्पादों पर लगाता है। तो अभी जो है रेसिप्रोकल टैरिफ जो है कब से स्टार्ट हो गया है, 2 अप्रैल से होगा, मतलब हुआ नहीं है, 2 अप्रैल से लगेगा। और भारत जो है अब ये सीमा शुल्क लग रहा है और
भारत जो है विश्व युद्ध को विश्व युद्ध क्या बोल रहे हैं, मतलब दो देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रसिया। साथ ही साथ जो डोनाल्ड ट्रंप जी टैरिफ जो लगाने की बात कर रहे हैं, उससे जो है भारत अपने आप को मजबूत करना चाह रहा है और चाहता है कि इस दौरान जब अस्थिरता बनी हुई है तो भारत वैश्विक स्तर पर अपने प्रोडक्ट्स को बेचे और इसका लाभ ले। तो टैरिफ होता क्या है, तो यह एक तरह का टैक्स या शुल्क होता है जो सरकार किसी देश से बाहर से आने वाले सामान यानी आयात या अपने देश से बाहर जाने वाले सामान निर्यात पर लगाती है। इसे हिंदी में सीमा शुल्क भी कहते हैं। इसका मकसद सरकार द्वारा जो है पैसा कमाना होता है। स्थानीय उद्योगों को बचाना या व्यापार को नियंत्रित करना हो सकता है। इस पर हमने पहले से बात कर रखी है। ये सीमा शुल्क लगाया क्यों जाता है? जैसे कोई भी कंट्री हो गया और उस कंट्री में कोई उद्योग लगे हैं, सपोज ये हमारा भारत हो गया और इसमें कोई उद्योग लगे हैं और यहाँ के जब प्रोडक्ट बनते हैं और बाज़ार में उतरते हैं, ठीक है, तो चाहे उसकी जो भी कॉस्ट हो, लेकिन वहीं दूसरी कंट्री है वो प्रोडक्ट किया और ला करके यहाँ पर सस्ते रेट में जब वो बेचने लगेगा, तो यहाँ पर जो ये पहले से मौजूद कंपनी है उसके माल जो है बिकेंगे नहीं, तो वो उद्योग क्या होगा, हतोत्साहित होगा। उस कंडीशन में करती क्या है सरकार, जो बाहर से आयातित वस्तुएं हैं वो बॉर्डर पर ही जो है एक शुल्क लगा देती है और कहती है कि इतना आप टैरिफ दे दो, तब जा करके आप जो है अंदर बाजार में बेचो। तो टैरिफ क्यों लगाया जाता है? पैसा कमाना, सरकार को आय का एक जरिया मिलता है, अपने उद्योग बचाना, यानी विदेशी सामान महंगा होने से लोग अपने देश का सामान खरीदते हैं। महंगा कब होता है? जब ये टैक्स लगता है, ठीक है। व्यापार संतुलन, बहुत ज़्यादा आयात को रोकने के लिए टैरिफ लगाया जाता है। और बदला लेना, अगर कोई देश हमारे सामान पर टैक्स लगाए तो हम भी उसके सामान पर टैरिफ लगा सकते हैं। ये रेसिप्रोकल टैरिफ कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो टैरिफ के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं? तो स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिल सकता है। विदेशी सामान महंगा होने से लोग जो है मेक इन इंडिया को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। सरकारी खजाना भरता है। टैरिफ से मिले पैसे से सड़क, स्कूल जैसी चीज़ें बनती हैं। आयात पर कंट्रोल होता है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा विदेशी सामान देश में ना आ सके। टैरिफ के नुकसान भी हैं, जैसे महंगाई, सामान महंगा होने से आम आदमी की जेब ढीली पड़ती है, ठीक है। अभी जैसे ट्रम्प जी का कहना है कि जो कारें हैं उस पर 100% भारत टैरिफ लगाता है। तो वो क्या है, एक तरीके से कोई उत्पादक है यहाँ पर ए, ठीक है, दूसरा उत्पादक दूसरा जो है कंज्यूमर है, सी मान लेते हैं कंज्यूमर है। जब ये किसी देश में जा रहा है, ठीक है, किसी देश में जा रहा है और यहाँ का ये कंज्यूमर सी खरीदता है, तो क्या है, मान लीजिए यहाँ पर सीमा शुल्क लगा दिए, तो जो सामान 5 रुपये का बिकना था वो मान लीजिए 7 रुपये का बिका। तो जो यहाँ पर जो बेच रही है कंपनी, वो क्या होगा, कस्टमर से जो है कंज्यूमर से वो 7 रुपये वसूलने का प्रयास करेगी ना। तो मान लीजिए कि इनिशियल कॉस्ट इसकी 5 रुपये थी, अगर ये 5 रुपये का ही अंदर आ जाता, सीमा के अंदर आ जाता, तो होता क्या कि 5 रुपये का ही सामान बिकता और इसे 5 रुपये में मिल जाता। अब क्या होगा कि ये 7 रुपये में सामान आएगा अंदर और 7 रुपये में यहाँ पर बिकेगा, तो जेब ढीली होगी। चलिए, आयात पर ट्रेड वार जैसी स्थिति पैदा होगी। जैसे कल की न्यूज़ में आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि एक ट्रेड वार की स्थिति बनती हुई, ठीक है। तो यह देश जो है टैरिफ लगाए, जो दूसरा देश भी जवाब में टैरिफ लगा सकता है। पसंद कम होना, यानी सस्ते विदेशी सामान की जगह महंगा लोकल सामान लेना पड़ता है, ठीक है। चलिए, टैरिफ क्यों लगाते हैं देश? तो संतुलन बनाए रखना जरूरी है, यानी कोई देश हमारे सामान को महंगा ना करे, इसलिए हम भी उनके सामान पर टैक्स लगाते हैं। अपने उद्योग बचाना, यानी विदेशी सामान महंगा हो तो
लोग अपने देश का सामान खरीदते हैं, इससे स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलता है। और दबाव की चाल, यानी कई बार देश जो है ऐसे हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि दूसरा देश टैक्स हटाए, तो ये टूल्स के रूप में यूज करते हैं दबाव चाल। चलिए आगे देखें तो स्टूम हाले टैरिफ क्या है। तो स्टूम हाले टैरिफ एक्ट अमेरिका में 1930 में पारित हुआ था। इसका नाम दो सांसदों विलियम हासे और रीड स्मूट के नाम पर पड़ा था। और 1929 का समय जो है, आप लोगों को याद होगा, विश्व इतिहास पढ़े होंगे तो वहाँ पर बहुत भारी मात्रा में मंदी आई थी। तो उसी के बाद जो है स्मूट हाले टैरिफ का प्रावधान किया गया था। इस एक्ट ने विदेशी सामानों पर भारी टैक्स लगा दिया था। औसतन आयात पर टैक्स 20% से बढ़ाकर 40 से 50% कर दिया था। इसका मकसद अमेरिकी किसानों और उद्योगों को बचाना था जो 1929 की मंदी से परेशान थे। अच्छा सोचा बुरा हुआ, यानी वैश्विक व्यापार में गिरावट, टैरिफ बढ़ने से बाकी देशों ने भी अमेरिकी सामान पर टैक्स लगा दिए थे। नतीजा क्या हुआ था, 1929 में 1993 के बीच वैश्विक व्यापार लगभग 66% कम हो गया था। तो जो अमेरिका है, यूएसए है, ठीक है, वो जब टैरिफ लगाया था तो सोचा कि चलो हम टैरिफ लगा देते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर हमें फ़ायदा होगा, लेकिन वैश्विक व्यापार में क्या हो गया, घाटा हो गया। 1929 का जो समय था तो अमेरिका में क्या हो रहा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रियल इस्टेट में पैसे दे दिए गए थे। अब वो रियल इस्टेट से पैसे वापस नहीं आ रहे थे और साथ ही साथ बैंकें भी कुछ जो है ऋण न मिल पाने के कारण, मतलब रिटर्न वापसी न मिल पाने के कारण वहाँ की स्थिति गड़बड़ हो गई थी, जिसके कारण जो है डिमांड ही नहीं हो पा रही थी। तो वहाँ पर मंदी आई थी। महामंदी और गहरी हुई, लोग सामान खरीद नहीं पाए क्योंकि कारोबार ठप हुए और बेरोजगारी दर बढ़ी। अमेरिका में बेरोजगारी 25% तक पहुंच गई थी। उस समय की बात है, 1929-30 की बात है। उस समय फिर ट्रेड वार शुरू हुआ, जैसे कनाडा, ब्रिटेन और यूरोप ने जवाबी टैरिफ लगाए। मिसाल के तौर पर कनाडा ने अमेरिकी अंडों और मांस पर टैक्स बढ़ा दिया। अमेरिका को भी नुकसान झेलना पड़ा, जिससे अमेरिकी निर्यात एक्सपोर्ट 61% से गिरकर खासकर किसानों को भारी झटका लगा। चलिए अगले प्रश्न की देखें तो हाल ही में से एशियाई शेर किस राज्य में पाए जाते हैं। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड। तो गुजरात में पाए जाते हैं और किस क्षेत्र में, गिर नेशनल पार्क के साइड में। तो हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अध्यक्षता की किसने की, प्रधानमंत्री जी ने की। और ये कौन सा संस्करण था, 7वां था। मई 2025 में 16वीं एशियाई शेर जनगणना को मंजूरी दी गई। साथ ही साथ यह एक सरकारी संस्था है जो वन्य जीव संरक्षण पर सलाह देती है। सदस्य इसमें 47 लोग हैं, जो सेना प्रमुख, अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि, एनजीओ के लोग और मुख्य वन्यजीव वार्डन और राज्य सचिव होते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं और पर्यावरण मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। एशियाई शेर की बात करें तो नाम, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा लियोपर्सिका। पैंथेरा लियोपर्सिका। खरीदने में ये जो खतरे में ये IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड यानी खतरे में है और साइट्स परिशिष्ट वन की सूची में सूचीबद्ध है। कानूनी सुरक्षा की बात करें तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सुरक्षित है। इसके घर की बात करें यानी आवास की बात करें तो एशियाई शेर सिर्फ गुजरात के गिर वन में पाए जाते हैं, जो उनका एकमात्र प्राकृतिक ठिकाना है। गिर वन की कहानी की बात कर ले तो गिर वन कहाँ पर है, गुजरात में है। गुजरात में कहाँ पर है, जूनागढ़ में है। कब बना था ये, 1965 में।
अभयारण्य और 1975 में राष्ट्रीय उद्यान बना था। और 1965 से आप रिलेट कर सकते हैं कि जो है वो भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद जो है 1965 का समय गिर वन को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। इसके खासियत की बात करें तो ये सूखे जंगलों का सबसे बड़ा इलाका है। यहाँ शेरों के अलावा कई जानवर, पक्षी, सरीसृप और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। प्रकृति के अर्ध शुष्क प्राकृतिक हैं, फिर भी जैव विविधता से भरा हुआ है। चलिए, कौन है मालधारी? ये गिर में क्या है कि जो गुजरात का गिर एरिया है, रहने वाला एक पशुपालक समुदाय है उस एरिया में, जो शेरों के साथ सदियों से रहता है। खास बात, इनकी बस्तियों को नेसिस कहते हैं। तो नेसिस होते हैं कौन से? मालधारी। नेसिस क्या है? बस्ती है, घर है, शेल्टर है। और मालधारी क्या है? ये एक जाति है, समुदाय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का लक्ष्य 2027 तक कितने जन औषधि केंद्र खोलने का है? तो ये जो है 25,000 खोलने का है। चलिए व्याख्या को देखें। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना है, जिसका उद्देश्य आम जनता को किफ़ायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत सरकार देश भर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोल रही है, जहां बाजार मूल्य से काफ़ी कम कीमत पर दवाएं बेची जाती हैं, यानी जेनेरिक दवाएं बेची जाती हैं। किफ़ायती दवाएं उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य में से है। और ब्रांडेड दवाओं की तुलना में जन औषधि दवाएं 50 से 90% तक सस्ती होती हैं। सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ती गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराता है। साथ ही साथ स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देता है एवं इच्छुक व्यक्तियों को जन औषधि केंद्र खोलने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। 7वें जन औषधि दिवस की बात करें तो 1 से 7 मार्च तक मनाया जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देना है, इसके बारे में जागरूकता भी फैलाना है। इस दिन का आयोजन जो है महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए किया गया। महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरित किए गए ताकि उन्हें जन औषधि उत्पादों की गुणवत्ता और सस्ती कीमतों के बारे में जानकारी दी जा सके। जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाई जाती है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत 15,000 से अधिक जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं। और इसका लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है कि 2027 तक ये 3300 हो जाएंगे। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ। लक्ष्य है 2027 तक 25,000 केंद्र खोलने का। चलिए, तो अब ये देख लीजिए जेनेरिक दवा और ब्रांडेड दवा में क्या अंतर है। तो कीमत की बात करें तो सस्ती होती है, नहीं 50 से 90% तक कम होती है, और ब्रांडेड दवा महंगी होती है। सक्रिय घटक की बात करें, एक्टिव इंटीग्रेंट्स वही होता है और इसमें भी वही होता है। गुणवत्ता और प्रभाव की बात करें तो ब्रांडेड दवा के समान ही गुणवत्ता जेनेरिक दवाओं की होती है। पैकेजिंग और नाम की बात करें तो नाम अलग और साधारण पैकेजिंग के में आते हैं, जबकि यहाँ पर आकर्षक पैकेजिंग होती है। विज्ञापन और मार्केटिंग की बात करें तो नहीं होता है, जेनेरिक दवाओं का विज्ञापन और मार्केटिंग नहीं होता है, जबकि ब्रांडेड दवाओं का विज्ञापन और मार्केटिंग होता है, प्रमोशन होता है। गुणवत्ता और प्रभाव की बात करें तो ब्रांडेड दवा के समान ही गुणवत्ता जो है ब्रांडेड दवा की होती है, थोड़ी सी ब्रांडेड दवा की गुणवत्ता उच्च होती है। पैकेजिंग और नाम की बात करें तो अलग नाम और साधारण पैकेजिंग में आता है, और पैकेजिंग यहाँ पर जो है वैसे नॉर्मल आता है। विज्ञापन और मार्केटिंग देख ही लिया हम लोगों ने। चलिए, तो ये रहा दोस्तों आज का सेशन, और उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। और पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अन्य लोगों तक भी शेयर करें, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाएं, ताकि आने वाले समय में और भी अच्छे तरीके से वीडियो आपके लिए बनाया जा सके। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और